नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से अपने मंत्रालयों की उपलब्धियों का जो लेखा जोखा है वो देश के समक्ष रखा। दूरसंचार क्षेत्र में और खासतौर पे इंडिया पोस्ट की ओर से क्या नवाचार के कदम उठाए जा रहे हैं, सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से आम जन को आने वाले दिनों में क्या लाभ होंगे, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। पूर्वोत्तर के विकास को प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक बताते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और साथ ही सिंधिया ने आंकड़ों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूरसंचार क्षेत्र ने प्रगति की है। चाहे 5G की बात हो, चाहे BSNL को घाटे से उबार कर लाभ वाला उपक्रम बनाने की बात हो, तो तमाम जो मुद्दे हैं आज सिंधिया ने मीडिया के समक्ष रखे, मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखे। आइए सिंधिया के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से समझते हैं उनके मंत्रालयों की उपलब्धियों के बारे में और देश दूरसंचार के क्षेत्र में कैसे प्रगति कर रहा है, इंडिया पोस्ट आने वाले दिनों में क्या क्या सुविधाएं देने वाला है, इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी की सदैव सोच और विचारधारा रही है कि हमारी जवाबदेही आपके प्रति और आपके जरिए देश की जनता के प्रति सदैव रहे और उसी धारणा का पालन करते हुए हमारी कोशिश सदैव रही है कि एक साल का ब्यौरा हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के समक्ष और आपके द्वारा जनता के समक्ष रखने की हमारी कोशिश और हमारा प्रयास आज के दिवस पर है। करीब करीब 1 साल 3 महीने हो गए हैं, पर हमारी यही कोशिश है कि 1 साल का जो ब्यौरा है आपके समक्ष हम लोग हमारे डोनर विभाग का रखें। प्रधानमंत्री जी की विशेष संकल्प और ध्यान और संपूर्ण लक्ष्य उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति सदैव रहा है। उन्होंने क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी का नाम स्वतः उन्होंने दिया है और ये क्षेत्र भारत की प्रभुता, भारत की क्षमता और भारत की दिव्यता का सबसे अलौकिक प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प और उनकी कोशिश रही है पिछले 11 वर्षों में कि इस क्षेत्र की क्षमता को राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर हम लोग निखारें। उस समय समय पर उनका जो निर्देश है, उनकी विचारधारा है, उनके जो सपने हैं, उनके आधार पर ये मंत्रालय कार्य करने की कोशिश कर रही है। 6 खंडों में इस प्रेजेंटेशन को हमने बांटा है। हमने कोशिश की है राज्य मंत्री सुकंता मजूमदार जी के साथ और सचिव चंचल कुमार जी के साथ कि एक नया रूप डोनर मंत्रालय धारण करे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि इन 8 राज्यों के लिए हम लोग एक फैसिलिटेटर का रूप हम लोग धारण करें। उनके हर संकट का समाधान निकालने की हम लोग कोशिश करें, चाहे वो स्थानीय हो और चाहे वो किसी योजना के तहत एक नई विकास और प्रगति की गाथा की पिरोने की कोशिश हो। और उसी के साथ एक नए रूप में, एक भागीदार के नए रूप में डोनर मंत्रालय ने पिछले 1 वर्ष में कार्य करने की कोशिश की है और ये पहला स्लाइड उसी को दर्शाता है। किस तरीके से हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, एक राज्य को नहीं लेकिन 8 के 8 राज्यों को भारत के समक्ष नहीं लेकिन विश्व के समक्ष हम लोग रख पाए। दूसरा खंड, कैसे
एक नया नेशनल इंटीग्रेशन की भावना हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। हमारे नौजवानों को 8 राज्यों में भेजकर 8 राज्यों के नौजवानों को दूसरे राज्यों में लाकर। तीसरा, जो उस क्षेत्र की प्रमुख संभावनाएं हैं और क्षमताएं हैं, उन पर बैठकर उन राज्यों के साथ एक शिल्पकार के रूप में एक नया रूप उन क्षेत्रों में हम लोग कैसे धारणा हम लोग दे पाएं। और उसके लिए 2 चीज हमने चुनी है। एक यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हर एक राज्य की, और दूसरा एक टूरिज्म सर्किट हर एक राज्य की। चौथा, गवर्नेंस में हम लोग रिफॉर्म्स नहीं पर नई सोच और विचारधारा कैसे हम ला पाएं। पांचवा, जो उन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण रखते हैं, उन इकोनॉमिक क्षेत्रों में एक नई तेज हम लोग कैसे ला पाएं। और आखिरी बात कि एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी उन राज्यों में अपने प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कैसे मददगार उनके लिए हम लोग साबित हो पाए। तो इन 6 खंडों में हमने इस प्रेजेंटेशन को बांटा है, और अब शीघ्र ही एक खंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी को मालूम है कि पहली बार प्रधानमंत्री जी की जो आशा और अभिलाषा थी और निर्देश थे, उसके आधार पर पहली बार भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर पिछले वर्ष में आयोजित किया गया था। ये केवल एक सांस्कृतिक महोत्सव नहीं, ये केवल एक हस्तशिल्प का महोत्सव नहीं, लेकिन 8 राज्यों के क्षमतावान हमारे भाई बहनों को राष्ट्र और विश्व पटल पर निखारने की कोशिश थी। और इसमें करीब करीब 2300 करोड़ की निवेश की इंटेंट्स भी आई। 8 राज्यों के एक राज्य के कल्चरल डेलीगेशन भी आए। हमने ये भी कोशिश किया कि भारत मंडपम के बाहर एक छोटा सा हाट बने, और हाट में 40 आर्टिजन्स, शिल्पकार हो, हस्तशिल्प हो, खान पान के हो, वो राज्य ने उनको चुना बेस्ट इन क्लास, और 40 एक राज्य के, तो 320 छोटे छोटे दुकान के एक छोटा सा हाट भी पहली बार इतिहास में भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आप गए। और इससे एक बहुत ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा, और एक बहुत कई देशों के राजदूत भी आए, कई विदेशी पर्यटक भी आए, और एक बहुत एक नई क्यूरियोसिटी और जागरूकता हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति एक उत्पन्न हुई इस कार्यक्रम के जरिए। नेक्स्ट। इसी के साथ दिसंबर में अगर हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स का कॉन्क्लेव अगरतला में आयोजित किया, और अगर इस क्षेत्र को हमें एक नई ऊर्जा देनी है, तो बैंकिंग के सेक्टर को हमें और मजबूती प्रदान करनी है। और उसी उद्देश्य के साथ सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सभी को हम वहां ले गए, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, और उनके निर्देश के अनुसार कई मुद्दे जो वहां उठे थे, उनका क्रियान्वयन आज हम लोग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं। और ये एक वार्षिक कार्यक्रम हमारी कोशिश होगी कि हम लोग करें, ताकि डाउन द लाइन बैंकिंग चैनल्स की कनेक्टिविटी एक राज्य के अंतर्गत और सुदृढ़ हम लोग बना पाएं। नेक्स्ट। फिर आप लोगों को मालूम ही है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 23 से 24 मई 2025 में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
इसका हम लोग ने क्रियान्वयन किया। सामान्य तौर पर हर एक राज्य अपना इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करता है, पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित नहीं हुआ। तो ये पहली बार, ये नवाचार है, पहली बार एक समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र 8 राज्यों के लिए एक इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और इसकी तैयारी में हम लोग करीब करीब 9 महीने से लगे। पूरे देश के अंतर्गत 9 गंतव्य पर रोड शोज आयोजित किए गए। हमारे मजूमदार साहब, हमारे सचिव, मैं अलग अलग रोड शोज में हम लोग हर एक मुख्यमंत्री के साथ हम लोग सम्मिलित थे और दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता, अनेक गंतव्य पर यह आयोजित हुआ बड़े सफलतापूर्वक। और इसके बाद अलग अलग धड़ों में हर एक इंडस्ट्रियल हाउस के साथ भी हमारी मीटिंग्स आयोजित की गई। उनसे पिन पॉइंटेड इन्वेस्टमेंट पर हम लोग ने चर्चा की और बड़ा सफल एक आयोजन रहा जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। 8 राज्यों के 7 मुख्यमंत्री और एक गवर्नर 8 के 8 उपस्थित थे। 110 देशों के राजदूत उपस्थित थे और सारे पीएसयूज भी उपस्थित थे, जिसके आधार पर ये 4,48,000 करोड़ के निवेश के आउटकम इस इन्वेस्टमेंट समिट से निकले हैं। इसकी 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक कि ये किसी एक राज्य पर केंद्रित नहीं, हर एक राज्य में निवेश है। किसी राज्य में 40,000 करोड़, किसी राज्य में 80,000 करोड़, और हर एक राज्य के लिए। और नंबर 2, इस समिट के बाद पूरा मंत्रालय इस पर केंद्रित है कि इसका अब कन्वर्जन हो एमओयू और एलओआई से एक्चुअल ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट में। और हम लोग ने बहुत हर एक राज्य ने बहुत मेहनत की है, हमने मदद की है और एक अच्छा आउटकम इसके आधार पर आएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। अब दूसरे खंड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल इंटीग्रेशन का जो हमारा यूथ एंड कल्चरल एंगेजमेंट्स का दौर है, ये एक नई सोच विचारधारा है। एनईसी के पिछली बैठक में गृह मंत्री जी ने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्य के विद्यार्थियों को हम इसरो भेजें और वहां उनका एक व्यापक परिचय भारत के स्पेस प्रोग्राम के साथ हो। तो आज मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि दिसंबर से जो ये आइडिया की शुरुआत हुई एनईसी की मीटिंग में, हमने अप्रैल में लॉन्च किया और हर माह 100 विद्यार्थी इसरो के प्रोग्राम में गए हैं और आज तक 500 विद्यार्थी इसरो के प्रोग्राम में गए हैं और वहां के प्रमुख साइंटिस्ट के साथ, विज्ञानों के साथ वहां चर्चा हुई है और उनके साथ मेरी परिचर्चा वर्चुअल मोड में हुई है सभी बच्चों के साथ, और बड़े जिज्ञासा और बड़ी ऊर्जा के साथ वे वापस आए। प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश भी दिए थे कि भारत के अन्य कॉलेजेस से भी हमें स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए उत्तर पूर्वी राज्य के कॉलेजेस में। तो मंत्रालय ने ये 14 दिन का एक्सचेंज प्रोग्राम का एक रूपरेखा हमने बनाई है, जहां 3,200 विद्यार्थियों को हम लोग 5 साल में उत्तर पूर्वी राज्य के कॉलेजेस में हम लोग भेजेंगे। तो एक तरीके का एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स का एक्सचेंज राज्यों के कॉलेजेस और उत्तर पूर्वी राज्यों के कॉलेजेस के बीच में होगा। और इसकी शुरुआत हम लोग अगले माह से करने वाले हैं और एक
छोटा सा डिप्लोमा का कोर्स सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 14 दिन में 5 दिन आप अध्ययन का ग्रहण करेंगे और शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपको उस राज्य का भ्रमण भी किया जाएगा, ताकि एक वास्तविकता में आपको एक अनुभव उस राज्य का भी हो। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के इनिशिएटिव्स हमारे रहे। अब तीसरे खंड में अगर हम जाएंगे तो जो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग, 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हम लोग ने बहुत लंबी परिचर्चाएं की हैं और उसके आधार पर हम लोग ने एक यूएसपी हर एक राज्य ने आइडेंटिफाई किया है कि उस राज्य की यूएसपी क्या होगी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और उसके संपूर्ण वैल्यू चेन को हम लोग सुदृढ़ बनाकर पूरे विश्व में उस ब्रांडिंग का, यूएसपी का एक नया वातावरण तय करें। तो अरुणाचल, जैसे आप देख रहे हैं मैप पर, अरुणाचल प्रदेश ने कीवी को चुना है, आसाम ने मूंगासिल को चुना है, नागालैंड ने कॉफी को चुना है, मणिपुर ने पोलो को चुना है, मिजोरम ने जिंजर को चुना है, त्रिपुरा ने क्वीन पाइनएप्पल को चुना है जो आज जर्मनी तक जाता है, मेघालय ने लाकाडोंग टर्मरिक को चुना है और सिक्किम ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना है। तो इसका वर्तमान में हम लोग पूरा वैल्यू चेन बना रहे हैं और वैल्यू चेन बनाकर फिर इस पर हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के आधार पर हम लोग निवेश ऑर्गेनाइज करेंगे और डोनर मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार सभी साथ में मिलकर स्टेक होल्डर्स के रूप में हम लोग कार्य करेंगे। और वैसे ही टूरिज्म की सर्किट हम लोग ने हर एक राज्य ने चिन्हित की है और हम लोग शुरुआत करेंगे मेघालय और त्रिपुरा के साथ, माताबरी सर्किट और सोहरा सर्किट के साथ। बहुत मेहनत और मशक्कत हर राज्य कर रहा है और ये सर्किट 2 दिवसीय, 3 दिवसीय और 5 दिवसीय का सर्किट होगा, जो केवल अधोसंरचना पर आधारित नहीं होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सॉफ्ट इश्यूज पे आधारित होगा। ट्रेनिंग ऑफ गाइड्स, ट्रेनिंग ऑफ कुक्स, रेस्टोरेंट्स, ब्रांडिंग, जैसा हम लोगों के दूसरे राज्यों की ब्रांडिंग रही है टूरिज्म की। एक लाइन, 1 कैच लाइन हर एक राज्य भी इवॉल्व कर रहा है। तो उसी के आधार पर हर एक राज्य के साथ हम लोग ये टूरिज्म सर्किट पे भी हम लोग लीड रोल लेके डोनर मंत्रालय मेहनत कर रही है। अब अगले खंड में हम लोग जाएंगे जो है हमारा चौथा खंड। पहली बार एनईसी की बैठक में हम लोग ने ये आइडिया, विचार की हम लोग ने शुरुआत की कि राज्य की भूमिका के अतिरिक्त हमारी एक विचारधारा होनी चाहिए क्षेत्र की भूमिका, और इसके लिए हम लोग ने 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस सेटअप की हैं। 8 टॉपिक्स को 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय ने साथ में मिलकर चुना है और एक टॉपिक की अध्यक्षता एक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और 3 मुख्यमंत्री उस कमिटी के सदस्य भी हैं। तो एक प्रारूप समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उस सेक्टर का बनेगा और जो टॉपिक्स हमने चुने हैं वो पर्यटन है, निवेश, कृषि, अधोसंरचना, खेलकूद, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। नॉर्थ ईस्ट केवल भारत, बाकी भारत को नहीं, लेकिन अपने पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय देशों को भी कैसे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हमारा इतना लंबा बॉर्डर है अनेक देशों के साथ। चाहे आप नेपाल देख लो, भूटान देख लो, कंबोडिया, बर्मा देख लो, बांग्लादेश देख लो, अनेक देशों के साथ हमारा बॉर्डर है। तो वहां भी ट्रेड हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन सेल्फ रिलायंस और हस्तशिल्प, और जैसे आप देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ 3 मुख्यमंत्री उस हाई लेवल टास्क फोर्स के सदस्य हैं और मुझे खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए कि न्यूनतम
कम से कम 2 मीटिंग्स हर एक हाई लेवल टास्क फोर्स की हो चुकी हैं और हमारा रिपोर्ट अगले एनईसी की मीटिंग में गृह मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वेरी क्लियर एक्शन पॉइंट्स लिखी जाएंगी, जिस पर फिर हर एक राज्य, भारत सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर उस पर कार्य हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, 5वां है हमारा रोल। हम लोग मानते हैं कि हमारा रोल केवल डोनर के 5 योजनाओं की प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति देने तक सीमित नहीं है। हमारा रोल केवल 10% जीबीएस, जो एक नई ऊंचाई तक पहुंची है, 2014 में 24,000 करोड़ थी, पिछले वर्ष 1,02,000 करोड़ तक पहुंची है प्रतिवर्ष, उसे मॉनिटर करने तक सीमित नहीं है। हमारा रोल है एक फैसिलिटेटर होना। जहां भी किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य की निवेश, प्रगति, विकास की योजनाओं में कठिनाई है, वहां एक मददगार के रूप में साबित होना, ये हमारा रोल होना चाहिए। और 3 उदाहरण आपके समक्ष हमने रखे हैं। शिलांग का जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन स्वीकृत हो चुका था, वहां रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति की जरूरत थी और उसमें डोनर मंत्रालय, हमारे सचिव, हमारे अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय से मिलकर वो जल्द से जल्द स्वीकृति हमारे मेघालय के राज्य के लिए स्वीकृति दिलवाई। इस उदाहरण में सिक्किम का जो NH10 का रीअलाइनमेंट था, उस NH10 के रीअलाइनमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से हम लोगों को DPR बनानी थी। तो उसमें भी हमारे मंत्रालय के सभी सदस्यों ने सिक्किम सरकार से मिलकर, मोट के साथ मिलकर इस कठिनाई का समाधान निकाला। और वैसे ही कैलाश शहर के एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में त्रिपुरा के सरकार के साथ हमने काम किया। 5वां खंड है हमारा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। सिक्किम का जो NH10 का रीअलाइनमेंट था, उस NH10 के रीअलाइनमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से हम लोगों को DPR बनानी थी। तो उसमें भी हमारे मंत्रालय के सभी सदस्यों ने सिक्किम सरकार से मिलकर, मोट के साथ मिलकर इस कठिनाई का समाधान निकाला। और वैसे ही कैलाश शहर के एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में त्रिपुरा के सरकार के साथ हमने काम किया। 5वां खंड है हमारा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। पाम ऑयल मिशन, आगरवुड और बैम्बू, इन तीनों क्षेत्रों में हमने अपना ध्यान आकर्षित किया है। इन तीनों क्षेत्रों की अपार क्षमताएं उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं और जो आज निर्यात किया जाता है पाम ऑयल का देश के अंदर, उसकी भरपाई उत्तर पूर्वी राज्य के प्रोडक्शन के आधार, उत्पादन के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। हमने इस साल का टारगेट करीब 92,000 हेक्टेयर का रखा है। आज तक करीब 70,000 हेक्टेयर संभव हो पाए हैं, पर एक साल का ही टारगेट हमने 92,000 का रखा है और हमारी कोशिश होगी इस टारगेट को मीट करने के लिए। वैसे ही आगरवुड, जो अगरबत्ती में इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये आगरवुड भी बड़े पैमाने पर हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में, खास करके त्रिपुरा और असम में मिलता है, जो विश्व में एक जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, वैसे आगरवुड भी एक तरीके से एक रेयर एलिमेंट है। और मुझे स्वयं मालूम नहीं था, लेकिन ये सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है और इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो पाए, इस कोशिश में हम लोग असम और त्रिपुरा सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसका निर्यात का कोटा भी हम लोग ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिलाकर 5 गुना हमने बढ़ा दिया है, 25,000 किलो से 1.5 लाख किलो तक। और वैसे ही ऑयल का हमने 7 गुना बढ़ा दिया है, 1,000 किलो से 7,500 किलो तक। तो एक दरवाजे खुल गए हैं
हमारे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, आदान प्रदान के लिए क्षेत्र में। बैम्बू भी की क्षमता बहुत है और आज जो एक जलवायु परिवर्तन का वातावरण पूरे विश्व में है, तो एक नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए एक डिमांड बहुत बड़ी है। और बैम्बू के लिए भी हम लोग ने 22 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए हैं और 2 कंपनीज के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं कि एक संपूर्ण वैल्यू चेन की क्षमता इस क्षेत्र में हम लोग बढ़ा पाएं। आखिरी खंड है हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरी रिफॉर्म्स में, और इसमें वित्तीय संकट बहुत होती थी, तो हम लोग ने एक 4 इंस्टॉलमेंट फंड रिलीज की प्रक्रिया शुरू की है। 25% एडवांस दिया जाएगा। जब 75% का काम उस 25% का हो जाएगा तो 25% अतिरिक्त रिलीज किया जाएगा। जब 75% उस 50% का हो जाएगा तब अगला 25% दिया जाएगा, और जब 75% का हो जाएगा तब आखिरी खंड हम लोग देंगे। डिजिटल प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी हम कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स डोनर मंत्रालय के अब पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल पर और गति शक्ति पर हमने डाल दिया है। सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस भी हम लोग कर रहे हैं और हर एक प्रोजेक्ट की एक्सेलरेशन भी हम लोग देख रहे हैं। और ये अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कि हमारे 620 प्रोजेक्ट्स हैं। पहली बार डोनर मंत्रालय ने 599 620 में से प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन हम लोग ने की है ऑन ग्राउंड, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी के आधार पर। 91% हमारे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं उनमें से 91% ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। 245 में से 223, 298 हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और 56 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सालों से लंबित हैं और उसमें कोई गति पिछले 5-6 सालों से हम लोग पा नहीं पा रहे हैं। तो राज्यों के साथ हमने मिलकर ये बात की है कि आप अपनी बैलेंस शीट भी साफ करिए, आप हमारी बैलेंस शीट भी साफ कर दीजिए। तो 34 प्रोजेक्ट्स हमने फोरक्लोजर के लिए कह दिया है और 17 प्रोजेक्ट्स एज इज वेरियस बेसिस पर हमने क्लोज कर लिया है। तो ये एक पहली बार एक नवाचार की एक श्रेणी में ये उत्पन्न होता है कि एक कंसोलिडेशन, और ये सारे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हर हफ्ते पर हमारी डैशबोर्ड मीटिंग में डेट, टाइम, फोटो टैग चित्र के साथ हम लोग देखते हैं कि पिछले हफ्ते कितने पिलर लगे थे, इस हफ्ते कितने पिलर लगे, कितना प्रोग्रेस फाइनेंशियल हुआ है, कितना प्रोग्रेस फिजिकल हुआ है, और उससे एक तीव्रता प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में सारे राज्यों में आई भी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कंक्लूजन स्लाइड है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सब कदमों के आधार पर निचोड़ ये निकला है कि हमारी एक्सपेंडिचर ऐतिहासिक तौर से बढ़ोतरी हुई है 210%। 1113 करोड़ एक्सपेंडिचर 2022-23 में हुई थी। पिछले वर्ष हम लोग ने 3,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बुक किया है। ये BRE नहीं है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर बुक। और इस साल हमारा टारगेट है 2025-26 में कम से कम 5,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर इस साल हम लोग बुक करें। तो इसका मतलब है कि इस पिछले वर्ष से 30% ज्यादा इस साल भी हम लोग बुक करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अब अगर हम देखें अगला साइड, 10% GBS जो मैंने आपको उल्लेख किया था, हम लोगों का करीब करीब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो RE था पिछले 11 सालों में वो था 6,02,000 करोड़, और हम लोगों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 10% GBS के आधार पर 6,11,000 करोड़। तो जो टारगेट था उससे 1.5% ज्यादा, 101.5% सारे भारत सरकार के मंत्रालयों ने मिलकर किया है। और इसमें कोविड के वर्ष भी सम्मिलित हमने किए, जहां बड़ा मुश्किल था एक्सपेंडिचर करने के लिए, लेकिन उनको भी हम लोग ने सम्मिलित किए हैं। और आप देख रहे हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर
जो रिवाइज एस्टिमेट 27,000 का था 2014-15 में, वो आज बढ़कर 1,18,000 हो गया है। तो इस तीव्र गति से डोनर मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों की प्रगति और विकास में अपना योगदान दिया है और इसी के तहत इस क्षेत्र का विकास प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषा के तहत हम लोग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक ऐसे विभाग की चर्चा हम लोग करने वाले हैं जो हमारी देश की 140 करोड़ जनता के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। एक ऐसा विभाग जिसका लगाव स्वयं प्रधानमंत्री जी का दिल से है और एक ऐसा विभाग जो भारत की विकास और प्रगति की यात्रा में केवल सहभागी नहीं बनेगा, लेकिन एक ऐसा विभाग जो भारत की विकास की प्रगति की यात्रा को सुनिश्चित करेगा। डाक विभाग में जो क्षमताएं हैं वो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं, और शायद राज्य मंत्री जी और सचिव जी मेरे साथ सहमत होंगे कि शायद किसी और विभाग भारत सरकार का या किसी और विभाग किसी देश की सरकार के पास न हो। जैसे शरीर में हृदय होता है और उस हृदय से रक्त का संचार होता है, और अगर वो रक्त का संचार शरीर के हर कोने तक पहुंचना है तो नसों की जरूरत होती है। आज भारत का नस अगर कुछ है, जीवित नस, क्योंकि रोड्स भी नस होती हैं, टेलीकॉम भी नस होता है, पर जीवित नस अगर कोई है तो वो भारतीय डाक विभाग है। और आज इस डाक विभाग की वर्तमान की परिस्थिति और कैसे हम भविष्य में इसे परिवर्तित कर रहे हैं, इस पर पिछले 1 वर्ष का कार्यकाल में हम जो कर पाए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो आपके समक्ष हम लोग पेश करना चाहते हैं। हम लोग 6 खंडों पे कार्य करते हैं। पोस्टल सर्विसेज जो हमारा डोमेस्टिक मेल है, इंटरनेशनल मेल है, पार्सल है। दूसरा हमारा पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट्स। चौथा हमारा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जो देश की जनता के लिए और अनेक भारत सरकार के मंत्रालयों के लिए हम लोग कार्य करते हैं। आधार कार्ड हो, पासपोर्ट की सेवा हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए हम लोग सेवा करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की नई बिजनेस हम लोग ने शुरू की है, उनके फॉर्म्स का वितरण करना। तो 6 खंडों में हम लोगों का कार्य का वितरण किया जाता है। हमारे 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है। किसी और विभाग की आखिरी गांव तक प्रेजेंस नहीं है जो डाक विभाग की है। और करीब करीब 4.5 लाख हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इसी साधन अधोसंरचना को भारत की 2047 के संकल्प को संपूर्ण करने के लिए इस विभाग को हम लोग रीपोजिशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट। तो पहली चीज हमने की कि हमने विभाग को
6 वर्टिकल्स में हम लोग ने अलग अलग खंड में बना दिया। जैसे मैंने कहा, मेल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पार्सल, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पीएलआई, आईआर और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो ये हमारे वर्टिकल्स हो गई। पर विभाग इन वर्टिकल्स को हॉरिजॉन्टल्स के साथ भी सर्विस करती है, और 4 हमारे हॉरिजॉन्टल्स हैं: टेक्नोलॉजी, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पहली बार भारत सरकार के, शायद मैं गलत हूं, भारत सरकार के किसी विभाग ने एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर किया, सीटीओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सर्विस के लिए। और उस सीटीओ ने 6 वाइस सीटीओस को हायर किया है, जो हर एक वर्टिकल के मुखिया के अधीन कार्य करेंगे। उनके बिजनेस प्रोपोजिशन को टेक्नोलॉजी में ट्रांसलेट करके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वो सर्विस ऑफरिंग हम लोग दे पाएंगे। तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन का रीओरिएंटेशन हुआ है। दूसरा, हम लोग ने पार्टनरशिप्स की कावियात शुरू कर दी। हम एक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया पोस्ट एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को परिवर्तित करे, ये हमारा संकल्प है। लास्ट माइल डिलीवरी, फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल सुनिश्चित हम लोग करें, तीव्र गति से हम लोग करें, आधुनिकता से हम लोग करें, और उसके लिए बहुत चीजों में ओवरऑल हम लोगों को करनी है। कई चीजों में ऑटोमेशन हमें लाना है। और पहला कदम जो हमने लिया कि एक डेलीगेशन इंडिया पोस्ट से अंतर्राष्ट्रीय जगत के पोस्टल सिस्टम्स का भ्रमण हमने किया। लापोस्ट फ्रांस में, यूके रॉयल मेल, यूएसपीएस, जापान पोस्ट, डीएचएल, और हमने देखा कि विश्व में क्या हो रहा है और हमारे यहां क्या हो रहा है और कैसे इस परिवर्तन के लिए हमको तैयार होना है। तो कई चीजों में हम लोग बहुत परिवर्तन ला रहे हैं हमारे फर्स्ट माइल, मिडिल माइल और लास्ट माइल डिलीवरी में। सॉर्टिंग, ऑटोमेशन, हब्स, रीऑर्गेनाइजेशन, और उसी के अंतर्गत ये पार्टनरशिप्स भी हम ला रहे हैं फुलफिलमेंट के लिए। तो अमेजॉन का फुलफिलमेंट इंडिया पोस्ट के द्वारा होगा, शिपरॉकेट का फुलफिलमेंट इंडिया पोस्ट के द्वारा होगा, और अनेक कंपनियों, लॉजिस्टिक्स कंपनीज की। टेक्नोलॉजी, आईटी 2.0 के आधार पर सीईपीटी हमारी आत्मनिर्भर कंपनी के आधार पर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोस्टल टेक्नोलॉजी, हम लोग ने आईटी 2.0 का नवाचार किया है और आईटी 2.0 अब एक्सिक्यूट भी हो चुका है पूरे पोस्टल सिस्टम में। और उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग हर चीज को टैग भी करेंगे, हर चीज को मॉनिटर भी करेंगे, हर चीज को फुलफिल भी करेंगे और हर कस्टमर को सूचित भी करेंगे। तो सीआरएम सोल्यूशन भी उसी का भाग है। पार्सल लास्ट माइल, पार्सल E2E, एंड टू एंड बुकिंग प्लस डिलीवरी, जो वर्तमान में कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है डिलीवरी टाइमलाइंस की, और पार्सल नेक्स्ट डे डिलीवरी, ये भी 24 स्पीड पोस्ट के आधार पर। आज स्पीड पोस्ट 3 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, लेकिन 24 मतलब 24 घंटे। हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम घंटों की बात कर रहे हैं। और यहां भी पार्सल नेक्स्ट डे डिलीवरी, जो वर्तमान में 3 से 5 दिन चलता है। तो 3 प्रोडक्ट्स मार्च में लॉन्च होंगी और 5 प्रोडक्ट्स जनवरी में लॉन्च होंगी। नेक्स्ट, ये दूसरी सेवाएं हम जो देते हैं, कई बार लोगों को इसकी सूचना नहीं मिलती, पर इसका थोड़ा मैं दर्शन जो मुझे भी प्राप्त हुआ है वो मैं आपको भी प्राप्त कराना चाहता हूं। आधार कार्ड के आधार पर, आधार पार्टनरशिप के आधार पर हम लोग ने 3.5 करोड़ आधार कार्ड का अपडेशन एक साल में हम लोग ने किया है। एमईए के साथ हमारे पॉप एसके, पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र के आधार पर
पिछले एक वर्ष में 43 लाख पासपोर्ट एप्लीकेशन हमने प्रोसेस किए हैं और जब से हमने ये कार्य शुरू किया है 1,85,00,000 पासपोर्ट्स पॉप एसके से बनी है। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर हमने अपने 1,65,000 डाक खानों को सुनिश्चित कर दिया है ताकि डिजिटली हम लोग इसको विजुलाइज कर पाए। डाक निर्यात केंद्र हमने स्थापित की हैं, कुल मिला के 1300 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1013 डीएनकेज हमने स्थापित की हैं और इसमें करीब करीब 7 लाख शिपमेंट्स हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। पिछले एक वर्ष की अवधि में 150 करोड़ रुपए का निर्यात भी इसके आधार पर हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोग ने करीब 10.5 लाख टूल किट्स हम लोग ने डिलीवर की हैं। जो म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा था मैं, ये एक नया बिजनेस हमने शुरू किया है और केवाईसी वेरिफिकेशन हम लोग निपॉन म्यूचुअल फंड, एसबीआई और फिर एमफी के साथ भी हम लोगों का समझौता हस्ताक्षर हो चुका है और बीएसएनएल के साथ भी सिम कार्ड्स के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 81 लाख अकाउंट्स हमारे पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा पिछले एक वर्ष में खुली हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो एक बहुत सफलतापूर्वक योजना 100% सब्सिडी इंडिया पोस्ट की हम लोग ने शुरुआत की थी। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी 2027 में होने वाली थी पर पिछले वर्ष से ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित की गई है, करीब 120 करोड़ की। 12 करोड़ हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं आईबीपीपी पे और आईबीपीपी में टोटल मिला के करीब 21,000 करोड़ के डिपॉजिट्स भी आ चुके हैं, जिसमें 12 करोड़ अकाउंट्स में से 3.5 करोड़ अकाउंट केवल एक वर्ष की अवधि में हम लोग ने खोले। नेक्स्ट स्लाइड। एक नई चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, डिजिटल एड्रेस कोड। पिन कोड का नवाचार भारत में 1972 में हुआ था और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक नया नवाचार भारत में हो रहा है। 4x4 ग्रिड में 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल लैट लॉन्ग के आधार पर एक पिन दिया जाएगा हर एक एड्रेस के लिए। और वर्तमान में जो कहा जाता है ना कि ग्वालियर की डिडाओली गली के अंदर रसगुल्ले की दुकान के ऑपोजिट दूसरे माले पर मेरा घर है। अब डिजिपिन के आधार पर आपके लैट लॉन्ग के आधार पर वो एड्रेस दिया जाएगा, तो कोई भी गलती डिलीवरी के आधार पर नहीं होगी। और ये पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है और ये आईपी और नवाचार प्रधानमंत्री जी के द्वारा रोल आउट किया जाएगा। और जब ये रोल आउट होगा तब ये जो वासुदेव कुटुंबकम की सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी और देश की है, इसके आधार पर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स और दूसरे सर्विसेज को भी ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। क्या क्या हो सकता है इसके साथ? जियो स्पेशल गवर्नेंस हो सकता है, इमरजेंसी रिस्पांस। किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब कहां ढूंढोगे? डिडाओली में रसगुल्ले की दुकान पे दूसरा माला, डिजिपिन भेजो, सीधा एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगा। वेरिफिकेशन एज अ सर्विस, आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन, आपका पर्सनल एड्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज में, एड्रेस आपके इनफॉर्मल सेटलमेंट में, आपका क्या कहते हैं वो स्विगी या जोमेटो या क्या दूसरे सब डिलीवरी वाले हैं, प्रिसिशन बेस्ड सर्विस डिलीवरी हो जाएगी। तो अनेक यूज केसेस हैं इस डिजिटल एड्रेस डीपीआई का, जिसका नवाचार हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे आपके समक्ष में रखना चाहता था, पर अंत में ये जरूर कहूंगा आपको कि ये मात्र शुरुआत है परिवर्तन का इंडिया पोस्ट में। वर्तमान में हम एक बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके आधार पर मेल और पार्सल्स में एक नई गति हम लाने जा रहे हैं। वर्तमान में हम लोग भारत सरकार के कॉस्ट सेंटर हैं
मतलब जो हमारा खर्चा है वो भारत सरकार को वहन करना पड़ेगा। और अभी हमारा बहुत बड़ा गड्ढा है। हमारा अनुमान है कि 2029 तक हम कॉस्ट सेंटर से परिवर्तित होकर भारत सरकार और भारत के लिए एक प्रॉफिट सेंटर के रूप में हम लोग उभरेंगे। और उसी लक्ष्य को धारण करते हुए मेरा संपूर्ण डाक परिवार, जो प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा और उनके संकल्प के आधार पर हम लोग सब साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं और इस विभाग को भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।